प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत छायावाद का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के 3 कालों का अध्ययन कर लिया: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। आधुनिक काल के अंतर्गत पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग, दूसरा जागरण काल, जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग, इसका भी अध्ययन कर लिया। अब आधुनिक काल के अंतर्गत जो तीसरा काल आता है छायावाद काल, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसका नामकरण क्या है। छायावाद कलात्मक उत्कर्ष का युग माना जाता है। छायावादी युग की समय सीमा सन 1919 से 1938 तक मानी जाती है। कहीं कहीं 1918 से 1936 तक विद्वानों ने इसका काल निर्धारित किया है। हिंदी में छायावाद शब्द का ध्यान दीजिएगा कि छायावाद वास्तव में होता क्या है, छायावाद शब्द आया कहाँ से। हिंदी में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसमें पांडे जी ने हिंदी में छायावाद नाम से एक लेख प्रकाशित किया था। इसी से छायावाद शब्द का उद्भव हुआ हिंदी साहित्य में। और पंडित मुकुटधर पांडे को छायावादी शब्द का जन्मदाता या प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। सन 1920 में ही सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से एक संवेदनात्मक लेख भी प्रस्तुत किया था, जिसमें 4 लोग संवाद के लिए प्रस्तुत हुए थे। पहले कौन थे? सुशीला देवी थी, हरिकिशोर बाबू थे, चित्रकार रामलेस जोशी थे और चौथे थे सुमित्रानंदन पंत। संभवतः इसीलिए आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद के प्रवर्तक के रूप में सुमित्रानंदन पंत का नाम प्रस्तावित किया है। लेकिन अनेक साहित्यकारों ने छायावाद के प्रवर्तक के रूप में अनेक प्रकार से लोगों का नाम प्रस्तावित किया है। अगर हम प्रवर्तक के रूप में हम देखें पहले, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित मुकुटधर पांडे को, नंदलाल वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को, इलाचंद्र जोशी व अन्य जो साहित्यकार है उन लोगों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जन्मदाता या छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है, जो कि आज सर्वमान्य है। अब छायावाद की परिभाषा हम लोग देख लें कि छायावाद वास्तव में है क्या। छायावाद से हम लोगों के मन में एक संदेह और भ्रम बना रहता है कि छायावाद वास्तव में है क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषित करते हुए लिखा है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। पहला, रहस्यवाद के रूप में। क्यों? क्योंकि चित्रमयी भाषा में प्रेम की अज्ञात प्रियतम की व्यंजना की गई है। और दूसरा, इन्होंने कहा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में इसको समझना चाहिए। नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद को किस प्रकार से परिभाषित किया है, ये देखते हैं। प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। प्रकृति में अर्थात प्रकृति के कण कण में उस आध्यात्मिक सत्ता का मान, आध्यात्मिक सत्ता का भान ही छायावाद है। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अभिव्यक्ति, यही छायावाद है। महादेव वर्मा, प्रकृति के बीच जीवन का गीत ही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र के इस विचार को ध्यान से समझिएगा, इससे छायावाद स्पष्ट होगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर अमृता शर्मा क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। डॉक्टर नामोर सिंह क्या कहते हैं, जो कि प्रमुख आलोचक हैं, आधुनिक आलोचक माने जाते हैं? छायावाद राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जिसमें पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति का प्राबल्य दिखलाई पड़ता है। अब आइए हम देखते हैं छायावाद की क्या विशेषताएं हैं। सामान्य चर्चा करके हिंदी साहित्य में छायावाद की विशेषता का वर्णन करते हैं। छायावादी काल भारतीय जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाक्रम की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
1920 का असहयोग आंदोलन भी हुआ था और अनेक राजनीतिक आंदोलन इसी समय संचालित हुए थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव उस समय के रचनाकारों पर पड़ा, साहित्यकारों पर पड़ा, विचारकों पर पड़ा। उन्होंने अनेक बहुआयामी रचनाएं की। इसमें इस काल में इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। अब आइए कौन कौन सी इस समय प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरा स्वातंत्र चेतना, तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, चौथा प्रेमानुभूत, दुख की वेदना और करुणा, पांचवा सौंदर्य चेतना, छठवां नारी के प्रति नवीन भावना, विशेष स्थान की प्रतिष्ठा, नारी की विशेष स्थान की प्रतिष्ठा। और जो छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है वह क्या है? अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। आइए अब छायावाद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों को जानना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। छायावादी कवि चतुष्टय पूछा जाता है, छायावादी कवि चतुष्टय में किन चार कवियों का नाम लिया जाता है? तो उसमें पहले हैं जयशंकर प्रसाद, और दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथी हैं महादेवी वर्मा। अब अगला बृहत्त्रयी, छायावाद में बृहत्त्रयी कौन है भाई? उसमें तीन हैं, प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद को ब्रह्मा माना जाता है, और पंत को छायावाद का विष्णु माना जाता है, और निराला को छायावाद का महेश माना जाता है। ये तो बृहत्त्रयी में तीन आ गए। अब लघुत्रयी में भी तीन हैं, महादेव वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, और भगवती चरण वर्मा। देखिए ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, और ये जानकारी होनी भी चाहिए कि बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, बृहत्त्रयी में तीन लोग हैं और लघुत्रयी में भी तीन लोग हैं। भाई छायावादी युग की प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं और उनकी रचनाएं हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जिनको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको बाल काल में झारखंडी नाम से लोग जानते थे। झारखंडी एक कहानी है, क्योंकि बड़ी ही मान्यता के बाद तब इनका जन्म हुआ था, देवी देवता मानने के बाद तब इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम झारखंडी रखा गया था। इनका नाम एक कलाधर भी है, क्योंकि इन्होंने भारतेंदु पत्रिका में 1906 में एक कविता प्रकाशित की थी अपनी कलाधर नाम से, तो कलाधर भी इनका नाम है और झारखंडी भी है। इनकी रचनाएं आइए हम देखते हैं। उर्वशी एक चंपू काव्य है। अब चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। तो चंपू काव्य, वन मिलन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, और इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है कामायनी, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता सर्ग से प्रारंभ होता है और आनंद सर्ग तक इसकी समाप्ति होती है। इसके सर्गों के नाम भी जानना चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग इनके हैं। और हम लोग के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है श्रद्धा और मन रखा गया है। जयशंकर प्रसाद जी की जो पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें जयशंकर प्रसाद का एक है ना, उसमें श्रद्धा मन नाम से हम लोगों को पढ़ने के लिए रखा गया है। तो उसमें जो श्रद्धा है वह हृदय की प्रतीक है, और जो मन है मन का प्रतीक है, और ईरा बुद्धि की प्रतीक है। तो प्रतीकात्मक रूप में वह लिखा गया है। सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य भी उसमें परिलक्षित होता है। अब आइए इनके बारे में हम सामान्य जानकारी एक और लेते हैं कि आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कामायनी को कहा है। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। अब दूसरे इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण कवि कौन हैं, जो कि कवि चतुष्टय में भी आते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1899 और मृत्यु 1961 में हुआ। जन्म पश्चिम बंगाल में महिषादल के मेदिनीपुर में हुआ था, और उनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई।
अब आइए इनकी रचनाएं देख लें। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास ये इनकी रचना पूछी गई थी पिछले वर्ष से पूछी गई थी। तुलसीदास किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, सरोज स्मृति, आराधना, संध्या काकली आदि। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोकगीत माना जाता है। मुक्तक छंद जो है मुक्त छंद है, मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी को, निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक इस मुक्त छंद को क्या कहते हैं? रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। रबर या केचुआ छंद ये आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से। रबर या केचुआ छंद मुक्त छंद कहा जाता है। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी माना जाता है। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी माना जाता है। अब इसके बाद अगले जो इस काल के महत्वपूर्ण कवि हैं, साहित्यकार हैं, सुमित्रानंद पंत। 1900 में जन्म हुआ, सन 1900 में जन्मे और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन की जाती हैं। पहला छायावादी काव्य पहला, और दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा अंतश्चेतनावादी और चौथा नवमानवतावादी। इनकी रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 वर्गों में इनकी रचनाओं को हम रख सकते हैं। पहला छायावादी काव्य के अंतर्गत उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी के अंतर्गत युगांत, युगमाड़ी, ग्राम्य। अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। नवमानवतावादी उत्तरा, कला और बूढ़ाचार्य, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। चिदम्बरा पर 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चिदम्बरा पर इनको हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंद पंत को ही मिला था। और किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत अरविंद के दर्शन से प्रभावित थे। अब आइए चौथा हम देखते हैं महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1987 में हुई। जन्म कानपुर फर्रुखाबाद में हुआ और मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का वीणा पाठ भी कहा जाता। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का वीणा पाठ कहा जाता है। रचनाएं आइए देखते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अतीत के चलचित्र आदि। यामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यामा पर तो इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले किसी एक रचना पर मिलता था, लेकिन 1982 के बाद महादेवी वर्मा जी जब प्राप्त की, इसके बाद ही किसी साहित्यकार की संपूर्ण रचनाओं को आधार मान करके तब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। यहाँ से इसकी प्रकृति में परिवर्तन हो गया। छायावाद के अन्य कवि उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, केदारनाथ मिश्र, आरसी प्रसाद सिंह आदि। अब इन सब के बारे में जो नोट्स आपको हमने दिया, इन सब के बारे में आप लोग छोटे छोटे प्रश्न बना लीजिए, तैयार कीजिए, जहाँ न आए हमसे पूछिए। और इसके अतिरिक्त भी हम आप लोगों को छोटे छोटे अनेक प्रश्न, अतिलघुतरी प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।